सिलसिला कविता सुदामा पांडे, जो कि साहित्य की दुनिया में धूमिल के नाम से जाने जाते हैं, तो धूमिल जी के है। धूमिल जी का जन्म बनारस में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक पीछे ITI विद्यालय कॉलेज है, जहाँ के ये क्लर्कियल की नौकरी में थे। और धूमिल क्या होता क्या है कि ये दरअसल जो है अपने समय के मोहभंग के कवि हैं। 70 का जो दशक था, 70 के दशक में ये कह लीजिए कि 60 के बाद से ही जो वर्तमान सरकार थी, वर्तमान सरकार के जो नीतियां थी, उससे जो है लोग असंतुष्ट हो गए थे। ठीक है, तो इनके अंदर का जो आक्रोश है, इनके अंदर का जो गुस्सा है, और भविष्य का भारत कैसा होता है, ये सीधे सीधे ये कह लीजिए कि अपनी कविताओं में अपने समय के आम आदमी की जो पीड़ा थी, उसका जो दर्द था, उसकी जो समस्या थी, और उस समय की जो सरकार, जो कि हमारी लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो हमारे लिए साधनों का सही तरीके से व्यवस्था करने में असमर्थ थे, है कि नहीं। तो धूमिल को आवश्यकता इस बात की थी कि किसी भी तरीके से ये लोकतंत्र हमारे लिए उपयोगी नहीं है, निरर्थक सिद्ध हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमें जो है दूसरे लोकतंत्र की तलाश करनी, दूसरे लोकतंत्र की स्थापना करनी है, क्योंकि आज समाज का जो निचला वर्ग है, निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग जो है, वो कैसा है, वो वर्तमान लोकतंत्र में शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, समस्याओं का उसके सामने अंबार है। ऐसी स्थिति में उनकी जो संवेदना हो सकती है, उसे जो उन्होंने शब्द दिया। धूमिल की पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, है कि नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि लोहार लोहे का स्वाद नहीं बताएगा, बल्कि जो है लोहे का स्वाद अगर पूछना हो तो उस घोड़े से पूछो जिसके राष्ट्र में उसके मुंह में लगाया गया है। फिलहाल वो उस कविता की व्याख्या जो है दूसरी तरफ जाएगी। तो यहाँ ये जो सिलसिला कविता है, सिलसिला कविता में धूमिल जो है, ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जनवादी कवि है, तो कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा। तो कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, दास कैपिटल उसके किताब है, उसने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। ये कविता सिलसिला जो है धूमिल ने जो लिखी है, ये कह लीजिए इसकी जो थीम है, इसका जो केंद्रीय भाव है, या इसका जो आधार है, वो कहाँ है, वो लगभग मार्क्स के उसी विचारों से जुड़ा है। वो क्या, ऊपर देखिए जो ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि तुम्हारे पास होने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ भी नहीं थी। ये जंजीर कौन सी है, ये जंजीर जो है गुलामी की है, अंधविश्वास की है, अव्यवस्था की है, भूखमरी की है, बेकारी की है, लाचारी की है, विपन्नता की है, समस्या की है कि नहीं। हम कैसे हैं, हम अव्यवस्था की जंजीरों से बंधे हैं। तो धूमिल जो है करोड़ों करोड़ लोगों को जागृत करते हुए कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपनी आवाज मुखर करनी चाहिए, तुम्हें अपने हिस्से की मांग, तुम्हें सुशासन के, तुम्हें अच्छी व्यवस्था के, तुम्हें अच्छी शिक्षा के, तुम्हें अच्छे रोजगार के क्या करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। और ये प्रजातंत्र जो उसे देने में असमर्थ है, तो कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा तुम करते हो, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम्हारा नुकसान होगा, और तुम अपनी आवाज उठाते हो तो हर हालत में तुमको क्या होगा, फायदा होगा। तो धूमिल कहते हैं हवा गर्म है और धमाका एक हल्की सी रगड़ का इंतजार कर रहा है। जैसा मैंने 70 का दशक आपको बताया, 75 में धूमिल की मृत्यु होती है, और 75 में धूमिल की मृत्यु होती है तो बड़े मजे की बात आपको बताएं कि धूमिल की एक ही किताब संसद से सड़क तक, जो लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, तो वो चर्चा मैं आपसे कर रहा था, तो वो एक ही किताब धूमिल को क्या कहती, वो कविताएं वो जगह जगह लोगों को सुनाते थे।
लोगों के जबान पे चढ़ गई थी। और धूमिल अपने समय के बहुत बड़े कवि थे, तो वो कहते हैं कि ऐसा हवा गर्म है, लगता है चुनाव आया हुआ होगा। कहते हैं हवा गर्म है। अब हवा गर्म है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर गर्म हवा है तो वहां अगर हल्का सा बारूद लगा दिया जाए तो बारूद क्या करेगा? जो भी व्यवस्था होगी उसे ध्वस्त कर देगा। कहते हैं हवा गर्म है और धमाका हल्की सी रगड़ का इंतजार कर रहा था। ये हल्की सी रगड़ क्या है? वही याद दिलाना है, वही जगाना है, वही जाकर के बता देना। कहते हैं कि अब जो है माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा भी अगर जो है, ये जो करोड़ों करोड़ लोग हैं वो कैसे हैं? वो गूंगे और बहरे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें जो है रगड़ना मतलब इन्हें जगा दिया जाए, इन्हें बता दिया जाए, इन्हें चेता दिया जाए कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तुम्हें सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है। और ऐसी स्थिति में तुम अगर अपना मुंह खोलो, आ जाइए, तुम अगर अपना मुंह खोलो, तुम अगर आ जाओ, तुम अगर अपनी बातें करो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो धमाका होगा, ये धमाका वर्तमान शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा और इसके ऊपर फिर एक नई व्यवस्था पनपेगी, बनेगी, जहां क्या होगा? जहां तुम्हारी आवाज होगी, जहां तुम होगे, जहां तुम्हारी व्यवस्था होगी, है कि नहीं? तो कहते हैं कि हवा गर्म है, मतलब माहौल एकदम सही है, यही मौका है। बस आवश्यकता इस बात का है कि इस मौके को सही तरीके से, इस मौके का उपयोग कर लिया जाए, इसको सही तरीके से बुना लिया जाए। तो कहते हैं कि रगड़ का इंतजार कर रहा है, इसी वजह जो है थोड़ी सी उष्मा और चाहिए। लोग क्या कर, लोग बोल पड़े, है कि नहीं? कि हमारी आजादी अधूरी है। क्या कहते हैं? कठुआए हुए चेहरों की रौनक वापस लाने के लिए उठो और हरियाली पर हमला करो। जड़ों से कहो कि अंधेरे में बेहिसाब दौड़ने के बजाय पेड़ों की तरफदारी के लिए जमीन से बाहर निकल पड़े, बिना इस डर के कि जंगल सूख जाएगा। एकदम विद्रोह है। कठुआए हुए चेहरों की रौनक, कठुआए काठ की तरह जो चेहरे हो जाते हैं, तो काठ की तरह चेहरा कब हो जाता है? ठंडे प्रदेश में जब हम होते हैं और ठंडक का तापमान वो क्या होता है? तापमान गिरता चला जाता है और बस तापमान गिरते गिरते एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें लगता है कि जैसे हमारा चेहरा जैसे लगता है कि हमारा चेहरा जो है ठंड की वजह से, बर्फ की वजह से जमने लगा है कि नहीं? तो लोगों के चेहरे जम गए, मतलब वो जब चेहरा जमने लगता है तो उस समय बोलने में भी असुविधा होती है जाड़े में। बहुत ही अच्छा सा ये कह लीजिए बिंब चित्र खींचते हैं। कहते हैं ये कठुआए वो चेहरे हैं, इन चेहरों के ऊपर क्या आ जाए? थोड़ी सी गर्मी आ जाए। इनके चेहरों पर क्या आ जाए? थोड़ी सी रौनक आ जाए, क्योंकि ये तो एकदम ठंडे पड़े हैं, है कि नहीं? तो गर्मी कब आएगी? जब इनको जगाया जाएगा। तो कहते हैं कठुआए हुए चेहरों की रौनक वापस लाने के लिए, किनके रौनक आना मतलब क्या? प्रसन्नता, खुशी, साधन, व्यवस्था, यही ना? रौनक तो तभी आएगी जब हमारे पास साधन मौजूद होंगे। कहते ये जो कठुआए हुए चेहरे करोड़ों करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं और लग रहा है कि जैसे इनके चेहरों पर 12 बजा हुआ है, ये दुखी है। तो कहते हैं कि इनके चेहरे पर पुनः रौनक मतलब क्या? पुनः रोशनी आ जाए, प्रकाश आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, सुख आ जाए, है कि नहीं? तो कभी कहता है उठो और हरियाली पर हमला करो। तो कभी कहता है क्या? असंख्य लोगों से, वही करोड़ों लोगों से जिनके चेहरे कठुआए हुए, उन्हीं लोगों से कहता है कि उठो, मतलब तुम लोग क्या रहो? जैसे अभी तक चुप हो, शांत बैठे हो, इसके लिए तुम्हारे चेहरे एकदम ठंडे से हैं, जमे जमे से हैं। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें उठना है। क्या करना है? उठने का मतलब कर्मरत होना है, जागृत होना, आगे बढ़ना है। तो किधर बढ़ना है आगे? कहता है हरियाली पर हमला करो। करोड़ों लोगों के पास साधन नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या हरे भरे हैं। कार्ल मार्क्स तो यही कहता था ना। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो दृष्टि थी वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वो
मिसफिट है। क्यों? क्योंकि वो सशस्त्र क्रांति की बात करता था और वो दुनिया के मजदूरों की बात करता था, और हमारे यहाँ जो मजदूर नहीं है बल्कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर केंद्रित है? कृषि आधारित थी। तो मजदूरों का संगठन यहाँ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? जितने भी किसान यहाँ, मतलब अंतर समझिएगा, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, यहाँ जितने किसान हैं वो अपने खेतों में जो वो काम कर रहे हैं, तो खेतों के लिए तो मजदूर हैं, लेकिन चूंकि उस भूमि के मालिक भी वही है कि नहीं? तो वो यहाँ जो फिट बैठेगा नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ तो सबका जीवन जो जलालत भरा, समस्या भरा है। तो यही बात वो कहता है कि कठुआए हुए चेहरों की रौनक वापस लाने के लिए उठो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चुप नहीं रहना है, केवल थोड़ी सी रगड़ पैदा करनी है। लोगों के अंदर की जो आग है, जो कि जब गई है, वो सोचते हैं हम क्या कर पाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें वो क्षमता ही नहीं है कि भ्रष्ट व्यवस्था को बदल दें। लोगों के मन और, बहुत अच्छी बात फिर कह रहा है, लोगों के मन और मस्तिष्क की कंडीशनिंग हो गई है। बेटा, शिक्षा यही करता है कि वो हमारे दिमाग की इसी कंडीशनिंग को तोड़ता है कि नहीं? जितने भी रिसर्च हुए, जितने भी बड़े कार्य हुए, जितने भी महान कार्य हुए, जो भी विशेष निकला, वो कौन से लोग हैं? उन्होंने किसी बनी बनाई व्यवस्था या किसी कंडीशन को स्वीकार न करते हुए उसके प्रति जो है अस्वीकारोक्ति का भाव रखते हुए आने वाले समय को ध्यान में रख करके उन्होंने क्या किया? समन्वय किया, है कि नहीं? कुछ लोगों से व्यवस्था नहीं चलेगी, सब लोगों से व्यवस्था चलेगी, क्योंकि व्यवस्था किसके लिए है? सब लोगों के लिए है। और ये जो मेरी उंगली उठ रही है, इस उंगली में इतनी ताकत है कि एक बटन दबाए और भ्रष्ट व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, है कि नहीं? हवा तो यही गर्म है ना। चुनाव आने वाला 75 में इनकी मृत्यु होती है, बहुत मुखर कवि रहे। आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी जिसको कहते हैं। फिलहाल एक विचारधारा विशेष है, उसने अच्छा काम किया है तो उसकी आलोचना नहीं करूंगा। तो कहते हैं लेकिन उस विचारधारा विशेष ने ही तो हमारे चेहरों को कटवा के रखा है। तो कहते क्या? उठो और हरियाली पर हमला करो। मतलब जहां ये समृद्धि है, जहां हमारे सुख है, जहां हमारे साधन है, जहां हमारा हिस्सा है, जहां हमारा भाग्य है, जहां से हम अपने चेहरों पर प्रसन्नता ला सकते हैं, तो कभी कहता है हमें उस पर हमला करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो कहता है जड़ों से कहो कि अंधेरे में बेहिसाब दौड़ने से। बहुत सुंदर बात। ये जो व्यवस्था है ये किसकी जड़ पर या किसके कंधे पर सवार है? मजदूर, लाखों लाख मजदूरों और किसानों के, है कि नहीं? अब अगर तो हमारी जड़ जितनी मजबूत होगी हमारी व्यवस्था उतनी मजबूत होगी। तो हमने क्या किया है? हमने किया ये कि जो हरियाली है, हरियाली तो कोई और लूट ले रहा है, लेकिन वो हरियाली बनाने में अगर कोई है तो वो कौन है? ये जड़ें हैं, मतलब हम आप है कि नहीं? हम आप है तो हम आप क्या करते हैं? जैसे ये हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ रहा है तो इसको पेड़ हरा भरा रखने के लिए इसकी जड़ें जो धरती में चली जा रही है तो अंधेरी सुरंग ही है कि नहीं? और वो क्या कर रहे हैं? वहां से हरियाली खींच करके पत्तियों को दे रही है, फूल आ रहा है, फल आ रहा है और कुछ लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो कभी ये कहता है कि जड़ों से कहो कि अंधेरे में बेहिसाब दौड़ने के बजाय, कहता है कि केवल जो है क्या करने की आवश्यकता है? तो केवल हल्के से रगड़ देने की आवश्यकता है। कहता है जो जड़ है, जो मूल है, जिनके कंधे पर व्यवस्था है, जो इस व्यवस्था को संभाले हुए है, जिनका किया धरा सब कुछ है, ये कह दो जिनका सब कुछ है, यही ना। तो धूमिल कहता है कि हरियाली पर हमला करो। तुम क्या करो? कह दो कि नहीं हमें ये हरियाली नहीं चाहिए। रेशमी शहर में रहने वालों, हम चीथड़ा पहन के घूमे और तुम रेशमी शहर में रह करके जो है तुम्हारे पर्दे मखमल के हो, है कि नहीं? तो मखमली पर्दे लगाने वालों, तुम्हें जो है क्या देखना होगा? हमारे पसीने की गंध को महसूस करना होगा।
ऐसा ही कह रहा है धूमिल ने। क्या कह रहा है? कहते जड़ों से कहो अंधेरे में बेहिसाब दौड़ने की बजाय। वो क्या कर रहे हैं? जड़ें ही काम कर रही हैं। कहता है कि वो जो अंधेरे में ना भागे, बल्कि उनके सामने लक्ष्य क्या कि जो कुछ होगा उसमें हमारा हिस्सा होगा। हरियाली मतलब प्रसन्नता, सुख, समृद्धि, साधन कहाँ होगा? वो हमारे पास होगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारा जो है कर्म है। तो वो कहते हैं कि जड़ों से कहो कि बेहिसाब वो अंधेरे में न दौड़े। कहते पेड़ों की तरफदारी के लिए जमीन से बाहर निकल पड़े। कहते पेड़ों के साथ तरफदारी मतलब पक्षपात करने के लिए, पेड़ के लिए। क्योंकि यहाँ जो है आवश्यकता किस बात की? आवश्यकता इस बात की कि सारा का सारा लोकतंत्र ही खतरे में है कि नहीं? लोकतंत्र पंक्ति बोल रहा, जिसमें आधा तेल आधा घाने है। और आगे वाली एक लाइन वो भूल रही है, अभी आएगा, याद तो बताएंगे। तो वो कहता है कि ऐसा है कि पेड़ों से जड़ों से कहो कि पेड़ों की तरफदारी के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए वो क्या करें? जमीन से बाहर निकल पड़े। तो जड़ जब जमीन से बाहर निकल जाएंगी तो क्या होगा? पेड़ खड़ा रहेगा, हरियाली किसी और के हिस्से जाएगी। हरियाली के खिलाफ विद्रोह हो गया कि नहीं? कहता जमीन से बाहर निकल पड़े मतलब उन्हें अंधेरे में नहीं जाना है, बल्कि जो है सीधे सीधे बाहर आ करके अपनी मुट्ठियां भींच देनी है। तो कभी कहता है बिना डरे कि जंगल सूख जाएगा। इस बात से जरा भी वो भयभीत न हो कि जड़ें बाहर आ जाएंगी तो जो हरियाली है, ये जो पेड़ है, सारा का सारा पेड़ सूख जाएगा। इस डर को निकाल करके, क्योंकि जब कोई भी अनाज बीज के रूप में उपयोग करते हैं, और बीज जब फटेगा तभी उसमें अंकुरण निकलेगा, और जब अंकुरण निकलेगा तभी हरियाली आएगी, तभी फूल होगा, तभी फल होगा। आखिर एक बीज फटा तो उसने क्या किया? ढेर सारे अनाज लेकर के आया, है कि नहीं? तो वैसे ही वो कहता है कि ऐसा है कि जड़ें जो है जमीन से बाहर आ जाए। किस बात से? इस डर को निकाल करके कि अगर ऐसा वो करेंगे तो क्या होगा? सारा का सारा जंगल जो है, सारी की सारी ये जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि इस बात को प्रीति जान के चलिए कि जब एक व्यवस्था ध्वस्त होती है, एक व्यवस्था नष्ट होती है, तो दूसरी व्यवस्था बनती है, यही ना? जैसे आज देख लीजिए, पूर्व की सरकार ने, आजादी की लड़ाई वाली पार्टी ने, कांग्रेस ने, ठीक है, अपना बहुत अच्छा किया, देश आजाद हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन सवाल इस बात का है कि समय के साथ वो व्यवस्था मिसफिट हुई। तो यही जो जड़ें थी, जो अंधेरे में थी, उन्होंने आवाज उठाई, और आवाज उठाई तो पूरी व्यवस्था बदल गई है कि नहीं? अब ये शासन भी, ये व्यवस्था भी जो है, अगर हमारी आवाज को, हमारे हक को, हमारे हिस्से को, हमारी व्यवस्था को देने में असमर्थ होगा, तो कवि की रचना क्या कह रही है कि तुरंत जो है तुम बाहर निकलो, क्योंकि हरियाली किसी और के लिए नहीं। हरियाली कहाँ होनी चाहिए? हरियाली मतलब विकास, प्रकाश, सुख, प्रसन्नता। तो कवि कहता है ऐसी स्थिति में तुम अपने मन से ये डर निकाल दो कि ये जो हरियाली है उसके साथ जो पक्षपात करके उनके पक्ष में तुम खड़े न हो करके जंगल के सूखने का डर निकाल दो। एक बार सूखेगा, एक बार पतझड़ आएगा, और फिर जो है क्या होगा? नए नए पौधे उगाएंगे, है कि नहीं? तो कहता है यह सही है कि नारों को नई साख नहीं मिलेगी और न आरा मशीनों को नींद की फुर्सत, लेकिन यह तुम्हारे हक में है। इससे इतना तो होगा ही कि रुखाने की मामूली सी गवाही पर तुम दरवाजे को अपना दरवाजा और मेज को अपनी मेज कह सकोगे। बहुत अच्छी बात कहता है, बड़ी दमदार ताकतवर बात धूमिल कह रहा है हमसे। क्या कहता है? कहता है कि ऐसा है, तुम मन के अपने डर को निकाल दो कि जंगल सूख जाएगा, और जब जंगल सूख जाएगा तो ये जो हरियाली के भूखे हैं ये क्या करेंगे? कहते हैं ये सही है कि नारों को नई साख नहीं मिलेगी। ये बात सही है कि जब जंगल सूख जाएगा, ऐसी स्थिति में जब तुम नारे लगाओगे तो तुम्हारे नारों को, साख मतलब होता है शाखा, यही ना? तो तुम्हारे नारों को क्या है? ये बात सही है कि नई शाखा नहीं मिलेगी। तो जब नारों को नई शाखा नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा?
ऐसी स्थिति में ये होगा कि उनके साथ जो मुट्ठी बांध के उठाने वाले लोग नहीं होंगे पीछे। यही ना, यही बात ना कि भाई जब उनके जो नारे हैं, उनके नारे कैसे हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबसे ज्यादा सुरक्षा हुई है कि नहीं? या ऐसे बहुत से नारों को आप याद कर लीजिए। तो कहता है यह सही है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लेकिन पता चल रहा है जवान भी दुखी है और किसान भी दुखी है। आजादी के 75 सालों से ज्यादा हो गए, पता चल रहा है कि किसान अपनी बात करने के लिए अगर दिल्ली पहुंचना चाहता है तो सड़क पर कीले ठोक दी जाते हैं, दीवारें बना दी जाती हैं, उनसे बात नहीं करने दिया जाता। क्या हो रहा है? पता चल रहा है कि व्यवस्था इतनी आक्रांत है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लाठी डंडे तो बरसाए जा रहे थे, अगर हम सिस्टम में कहीं से उसके अंग हैं तो सिस्टम से निकालने की बात होने लगेगी, है कि नहीं? लेकिन लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में तो ये है, जो प्रजातंत्र है, जनता की, जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार, यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का जो शासक होता है कोई और नहीं होता, हमारा प्रतिनिधि होता है। लेकिन हमारा प्रतिनिधि जब चुन के जाता है तो वो क्या करता है, वहां जा करके वो फिर अपने को राजा समझ बैठता है। उसके व्यवहार जो है कैसे हो जाते हैं, हमारे साथ प्रजा के हो जाते हैं। अभी चुनाव आ रहा है, सारे देख लीजिए जितने दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो हमारी गलियों कूचों में आएंगे, हमारे घरों में बैठ करके, जमीन पे बैठ करके भोजन करेंगे और इसके बाद हमारे जैसे दिखेंगे। लेकिन यही लोग जो है पता चलेगा कि चुन करके जब दिल्ली में जाएंगे तो फिर वहां जो हमारे हक की बातें नहीं करेंगे। इन्हें शिक्षा मुक्त कर दो, स्वास्थ्य मुक्त कर दो, पीने का पानी स्वच्छ जो वो मुक्त कर दो, रोजगार की भरपूर व्यवस्था कर दो, उसके संदर्भ में सोचेंगे नहीं। पहले वाले किसी और के संदर्भ में सोचते थे, संप्रदाय विशेष के संदर्भ में, तो आज वाले जो है मंदिर के संदर्भ में सोचेंगे। आदरणीय है, पूज्य है, पूजा मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हमारी आस्था को बुना लेंगे, लेकिन हमें रोजगार नहीं देंगे। बेटा, रोजगार नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा, हम कमजोर रहेंगे तो हम कहां जा रहे होंगे? हम गुलामी की तरफ जा रहे होंगे। तो ये जो बाकी है, जो बहुसंख्यक है, जो करोड़ों करोड़ है, जिनके पैरों में, जिनके हाथों में जंजीर बंधी है आजाद भारत में, तो इन जंजीरों को क्या करना पड़ेगा? इन्हें तोड़ने की आवश्यकता है कि नहीं? तो कवि कहता है ये सही है कि नारों को नई साख नहीं मिलेगी, और कहता और न आरा मशीन को नींद की फुर्सत। और जब पेड़ सूख जाएंगे तो पेड़ों को काट, ध्यान दीजिएगा, बड़ी जहर बात कह रहा है कवि, पेड़ों को काटने के लिए जो लकड़ियां होंगी तो लकड़ियों को कौन काटता? आरा मशीन काटते हैं। ठीक वही स्थिति, जब हरियाली के खिलाफ तुम आवाज उठाओगे तो व्यवस्था की जो आरा मशीन है, ये बात सही है कि वो तुम्हारी आवाज को कुचल देना चाहेगी, दबा देना चाहेगी। तो ये तो बात सही है कि जो तुम्हारे जो नारे हैं उसे शाखाएं नहीं मिलेंगी, किसी के पीछे तुम नारे नहीं लगा रहे, है कि नहीं? तुम्हारे नारों को कुचलने का प्रयास होगा। फिर कहता है कि और ये व्यवस्था की जो आरा मशीन है, इसे क्या होगी? नींद की फुर्सत, मतलब ये 24 घंटे चलेगी हमेशा जो काटने के लिए। हम काम करते हैं तो विश्राम चाहिए, लेकिन यहां जो है क्या होगा? जहां तुम्हें कुचलने के लिए पूरी सिस्टमेटिक व्यवस्थित एक व्यवस्था होगी, तुम्हें किससे? उससे संघर्ष करना है, लेकिन यह तुम्हारे हक में है। कभी कहता है इतना सब कुछ तो है, लेकिन इस बात को जानो कि ये तुम्हारे हक में है, तुम्हारे पक्ष में है, ये तुम्हारी बात है। आपातकाल में जितने भी कलमकार थे, पत्रकार थे, राजनेता थे, जिसने भी सत्ता के खिलाफ अपनी बात रखी, रुक जाइए, सत्ता के खिलाफ नहीं, ये कह दीजिए जिसने कि अपना पक्ष रखा उसे जेल के अंदर कर लिया गया। क्योंकि बात हम अपनी करते हैं और शासक क्या सोचता है? वो शासक सोचता है कि हमारा विरोध कर रहे हैं,
और दिल्ली को क्या चाहिए? दिल्ली को कभी भी, शासक को कभी भी ऐसी आवाज नहीं चाहिए जो कि उनकी व्यवस्था का विरोध करता हो, है कि नहीं? विरोध की आवाज जो कोई शासक नहीं सुनना चाहता, और जब विरोध की आवाज नहीं सुनना चाहता तो उसमें मरता कौन है? लोकतंत्र। मरता कौन है? आम आदमी की आवाज। क्योंकि बेटा जनप्रतिनिधियों की स्थिति तो ये हो गई है कि हमारे जो विचार होते हैं, हम अपना मत मतलब होता है विचार, उसे जो है अपने किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसके विचार हमसे मिलते हैं, और हम सोचते हैं कि जब वो सदन में जाएगा तो जो उसका विचार है, हमारे जो विचार है, हमारे विचार है उसके पास है, और वो जाएगा तो हमारी बातें करेगा। लेकिन देख लीजिए लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का सबसे विकृत रूप कि रातों रात जो विचार हमने किसी को दिए होते हैं, जो विश्वास, जो आस्था, जो बल, जो ताकत, जो क्षमता दिए होते हैं, वो क्या होता है? चंद पैसों में, कुछ पुरस्कारों में, कुछ साधन में, थोड़े से दबाव में क्या होता है? वो विचार जो है अपने विचारों को बेच देते हैं उसके बदले, और ऐसे विचारों के साथ जाके मिल जाते हैं जिनसे विचार आम आदमी के नहीं मिलते हैं। यही ना सोच लीजिए प्रजातंत्र कहाँ जा रहा है? तो धूमिल जो उस समय चिता रहा था, वही आपातकाल का दौर जैसा मैं आपसे बता रहा हूं, उसके खिलाफ बड़ी मुखर आवाज है। तो धूमिल कहता क्या कहता कि लेकिन ये तुम्हारे हक में है कि नहीं? तुम्हारे हिस्से में है, इससे तुम्हारा हिस्सा, हक, भाग मिलेगा। तो कहता क्या? इससे इतना तो होगा ही, रुखानी की मामूली सी गवाही पर। रुखानी क्या होता है? एक छोटा सा यंत्र है। आपने लकड़ी का फर्नीचर बनाते हुए ध्यान दीजिए, लकड़ी का फर्नीचर बनाते हुए लोहार को देखा होगा कि जब भी लकड़ी में छेद करना होता है, अब तो मशीनें आ गई, तो एक इतनी बड़ी जो उसमें इतना बड़ा लोहा होता है जिसमें आगे का भाग नुकीला होता है, और वो क्या करता है? वो लकड़ी को काटता है, हथौड़े से मारता है। कहता है रुखानी की छोटी सी, रुखानी की मामूली सी गवाही पर, गवाही मतलब क्या? साक्ष्य देना, प्रमाणित करना, है कि नहीं? कि वो ये बताएगी, क्या बताएगी? ध्यान दीजिए, लकड़ी को काटने का काम कौन कर रहा है? आरा मशीन का दाता, ठीक है? लकड़ी को फर्नीचर बनाने का काम कौन कर रहा है? रुखानी कर रही है। तो जिसने देखा होगा, ध्यान दीजिए, रुखानी के साथ दो चीजें होती है, एक तरफ तो वही काटती है और दूसरी तरफ उसी के ऊपर हथौड़ी भी पड़ता है कि नहीं? तो लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में रकाब है। यही ना? तो इस बात को जानो, वो कहता है रुखानी की जो छोटी सी ये गवाही है, वो क्या करेगी? वो करेगी ये कि सारी की सारी व्यवस्था जो बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? ऐसी स्थिति में रुखानी तुमसे ये बताएगी कि ये जो दरवाजा है, ये जो टेबल है, ये जो अलमारी है, ये जो गाड़ी है, ये जो घोड़ा है, ये जो इमारत है, ये जो साधन है, ये जो कंप्यूटर है, वो किसने बनाया है? तुमने बनाया है। जब उसको हमने बनाया, वो हमारा है, तो ऐसे कैसे कोई कह दे रहा है कि वो हमारा नहीं है? ध्यान दीजिए, ये जो है टेबल जिसने बनाया है, वो मिस्त्री आकर के हमसे कह सकता है कि टेबल हमारा है? नहीं, टेबल तो हमारा है ना, हम उपयोग कर रहे हैं। रुखानी की छोटी सी गवाही, क्योंकि उसने चोट खाया है और उसी ने लकड़ी को काटा है, तो इसके लिए उसे जो है सही तरीके से पता है। वो बस क्या करे, थोड़ा सा हवा गर्म है, धमाकर हल्की सी रगड़ की आवश्यकता है। वो लोगों को बता दे कि हमारे ऊपर तो केवल हथौड़ियां ही हथौड़ियां, मतलब हमारे ऊपर तो केवल चोट ही चोट पड़ती है, और अगर कोई कटता है तो हम ही कटते हैं, कोई और नहीं कटता है। तो अगर इतनी छोटी सी बात जो है रुखानी हमें बताया है कि नहीं, तो जब इतनी छोटी सी बात वो हमें बता देगी तो क्या होगा? सारी की सारी व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो कभी कहता है रुखानी की मामूली सी गवाही पर,
तुम दरवाजे को अपना दरवाजा कहते कि तुम्हारा जो दरवाजा है अभी तक वो किसका, तुम्हारा नहीं है, वो किसका है, मालिक का है। वो जब चाहेगा तब खुलेगा, वो जब चाहेगा बंद होगा। मतलब रात के 12 बजे भी आकर के किसान वो तुमको जगा सकता है कि नहीं? कभी भी तुमको जो 24 घंटे में हुक्म दे सकता है। ऐसा कैसे भाई? लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जनता की जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। ऐसी स्थिति में हम अपने मालिक हैं, एक अनुशासन होना चाहिए। ये लोकतंत्र जो है क्या कर रहा है, वही अनुशासन देने में असमर्थ है। अरे जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था दूसरी आजादी, है कि नहीं? याद आ रहा है? 77 में 75 की इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था दूसरी आजादी। वो नहीं याद होगा तो ये लालकृष्ण आडवाणी का नारा था और बीजेपी का, हमें सुराज चाहिए। सुराज वाला तो सुने हैं, सु मतलब अच्छा, राज मतलब राज। लेकिन हम स्वराज तो मिल गया, हम स्वतंत्र तो हो गए प्रीति, हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन क्या मिला? स्वराज, अपना राज तो मिला, मतलब सुराज अच्छा राज्य नहीं मिला। कैसा होना चाहिए? जहां हर आदमी को रहने को घर हो, पहनने को कपड़े हो, खाद्य सामग्री पर्याप्त हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, सामाजिक सुरक्षा हो। यही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सरकार की क्या होती है? ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास रोजगार नहीं है तो सरकार जो है उसकी पूर्ति करे। कहता रुखानी की मामूली सी गवाही पर तुम दरवाजे को अपना दरवाजा, मतलब जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को फिर अपनी व्यवस्था कह सकते हो। ये व्यवस्था किसकी होगी? तुम्हारी होगी। बस करना क्या है? सच बोलना है। रुखानी से इतना काम कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट किस पे पड़ रही है? उसी पे पड़ रही है। दोहरी चोट है कि नहीं? कट वही रही है और पीटी वही जा रही है कि नहीं? कहते और मेज को अपनी मेज कह सकोगे, और ये जो टेबल है, ये जो व्यवस्था है, वो क्या कहते कि उस व्यवस्था को फिर तुम अपनी व्यवस्था कह सकोगे। ऐसी स्थिति में इस बात को तुम जानो कि तुम्हें जो अपने मन का डर निकालना होगा और पेड़ों की तरफदारी के लिए जो है तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ये पेड़ कौन है? देश है, देश की आजादी है। तो आजादी की रक्षा के लिए करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि कंठों से क्या होनी चाहिए? आवाज निकलनी चाहिए। हमारे अंदर जरा सा भी इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि नहीं, अगर ये व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो अव्यवस्था फैल जाएगी, फिर नई व्यवस्था कैसी होगी? नहीं, नई व्यवस्था स्थापित होके आखिर हम पराजित थे, स्वतंत्र हुए। एक व्यवस्था आई, बहुत अच्छे काम किए, बहुत विकास किया, लेकिन उसमें कमी आई तो दूसरी व्यवस्था आई, दूसरी व्यवस्था में भी कमियां आ रही हैं। तो फिर जो क्या होगा? हमें जो तीसरी व्यवस्था के लिए जो सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कविता ये कह रही है कि ये सिलसिला जो चल रहा है, ये सिलसिला ठीक नहीं है। तो ठीक कैसे हो सकता है? ठीक ऐसे हो सकता है कि हम जगे रहें, हम अपनी बात को व्यवस्थित रूप से कहने के लिए दमखम रखें। तो कभी सीधे सीधे जो है इस बात को आप जान लीजिएगा कि वर्तमान इस व्यवस्था के खिलाफ करोड़ों करोड़ मजदूरों और किसानों का आह्वान करता है, और वो कहता है कि ये शोषक, ये नरभक्षक, है कि नहीं, जहां व्यवस्थित रूप से शोषण की व्यवस्था का एक चक्र चलता चला जा रहा है और हम उससे कटते चले जा रहे हैं, तो धूमिल जैसा कवि हमसे यही कहता है कि ये व्यवस्था क्या होनी चाहिए? छिन्न भिन्न होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ व्यवस्थित रूप से शोषण की व्यवस्था है। तो व्यवस्थित रूप से जो शोषण की व्यवस्था है, अगर वो ध्वस्त होगी
तो ध्वस्त होने के दौर में इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं जिसे तुम्हें भुगतना पड़ जाए, लेकिन बिना भुगते तो ये मिलेगा नहीं। नहीं तो फिर आप जैसे जीवन जी रहे हो वैसे ही जीवन जीते रहोगे। तो धूमिल यही बात कहते हैं कि ऐसा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम बिना कुछ खोए कुछ पाए। तो कुछ पाने के लिए जो है हमें खोना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास खोने के लिए धूमिल कहते हैं बंधी हुई जंजीरों के सिवाय और कुछ नहीं है। तो अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो क्या होगा, वही जंजीरें तुम्हारी टूटेंगी, है कि नहीं। तो ये जो गुलामी की बेड़ियां हैं, ये कह लीजिए पराधीनता की बेड़ियां हैं, ये बंधन की जो बेड़ियां हैं, ये जो कठोर अनुशासन है, ये क्या होना चाहिए, इसे टूटना ही चाहिए। और करोड़ों करोड़ लोगों के चेहरे पर जो है ये जो कठुआए हुए जो चेहरे थे उस पर रौनक